हम क्या बोलते हैं 2003 के जो आरएस प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो जो आरएस के पेपर हो रहे हैं वो हम सोल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2000 वाला कर चुके हैं, आज हम 2003 वाला करेंगे। तो इसमें हम जो अध्यायवार विश्लेषण है उनकी व्याख्या करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास के किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें एंशियंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो पहला क्वेश्चन आता है कि जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो ये जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे उनके काल में। तो जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे किसके काल में शासन भारत आए थे, तो ये जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके शासनकाल में आए थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी थी। उस्मान हारून के शिष्य ख्वाजा और इनके जो गुरु थे वो उस्मान हारून के शिष्य। तो इन्होंने 1143 ईस्वी में इनका जन्म और 1225 ईस्वी में मृत्यु इनकी हुई थी। 1192 ईस्वी में अजमेर में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के कार्यकाल में इन्होंने खान खाएँ बनाकर यहीं रहे थे, तो ये ध्यान रखना। फिर भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी, एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। गुजराती शाही परिवार, एक मध्य प्रदेश के पुजारी की पुत्री, एक राजपूत शासक की पत्नी। तो ये राजपूत शासक की पुत्री थी। और जो हमारे जो मेवाड़ है वहाँ पर जो क्या बोलते हैं राणा कुंभा के जो पुत्र थे जिनका नाम था भोजराज, ठीक है, उनकी यह पत्नी हुआ करती थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो मीराबाई थी इनका जन्म मेवाड़ जिले के कुड़की एक जगह है जहाँ पर इनके पिताजी का नाम रतन सिंह था। और 1516 में इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ, सॉरी मैं कुंभा बोल दिया था, राणा सांगा का जो ज्येष्ठ पुत्र था भोजराज उनके साथ में हुआ था कि। और इनके पति की क्या बोलते हैं असामयिक मृत्यु से विधवा हो गई थी। और मीरा की तुलना प्रसिद्ध सूफी संत रबिया से की गई है। फिर बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। तो जो मुगल साम्राज्य था तो दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का, तो जो क्या बोलते हैं हुमायूं का मकबरा है। इसमें भारतीय और फारसी दोनों क्या बोलते हैं समन्वय मिलते हैं। तो हुमायूं की जो विधवा पत्नी और अकबर की जो सौतेली माँ थी हाजी बेगम द्वारा हुमायूं का मकबरा निर्माण कराया गया था, ठीक है। और दिल्ली में इस मकबरे निर्माण के उद्यान के बीच बने ऊंचे चबूतरे पर चार बाग पद्धति से इसमें दोहरे गुंबद बनाए गए। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हुमायूं के मकबरों को ताजमहल का पूर्वागामी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। और ये भी याद रख लेना आप लोग कि जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने, तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और 1232 में से इल्तुतमिश ने पूरा किया था। फिर मुगल साम्राज्य के तो जो विलियम डेरिम्पल थे कि किताब सिटी ऑफ जिन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है, तो ये दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। तो सच इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब किस वर्ष में जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो ये कब अपनाया गया 1950 में। तो सबसे पहले अगर हम जनगण मन की बात करें तो जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इसको क्या बोलते हैं 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। इस गीत का जो प्रकाशन था वो 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से हुआ था। और मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको 1919 में ये प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी अनुवाद में। भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या बोलते हैं इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। चलिए, और इसमें 52 सेकंड का समय लगता है। भारत में सबसे प्राचीन प्रवाद संकलन तो वो तो अरावली है, सभी जानते हैं। तो जो अरावली है अब ये कहाँ से कहाँ तक जाती है इसके बारे में थोड़ी सी अगर डिटेल पढ़ें तो अरावली पर्वत श्रेणी के जो मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में पालनपुर गुजरात से राजस्थान होती है दिल्ली तक विस्तृत है। तो ये जो पालनपुर गुजरात है वहाँ से ये कहाँ तक जाती है दिल्ली तक जाती है, जिसमें यह राजस्थान में सबसे बड़ा इसका भूभाग आता है, ठीक है। और पर्वत श्रेणी के कारण राजस्थान भूभाग वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है जिसके कारण बहुत कम वर्षा होती है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग में, तो इसका ये भी ध्यान रखना कब हुआ था, पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ था। माउंट आबू राजस्थान के निकट अरावली की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, तो जो माउंट आबू है वो क्या बोलते हैं राजस्थान में सिरोही में है ये, ठीक है। तो जो सिरोही है यहाँ पर क्या बोलते हैं पर्वत श्रेणी है। अरावली श्रेणी गंगा तथा सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य भी करती है और राजस्थान को भी समविभाजित करती है। अरावली की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट आबू है ही सही, ये इसमें लिखा ही है। चलो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो जो वर्ष 2019 के रिपोर्ट दे रखी है इसमें, तो ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा वन है वो किस में है, मध्य प्रदेश में ही है। 2021 की रिपोर्ट में भी यही बोला गया है, तो ये ध्यान रखना। देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है, तो जो सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। चलिए,
उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों से ढका हुआ है? तो ये अभी चेंज हुआ है कुछ बढ़ करके, तो ये याद मत रखना, अभी 2019 के आंकड़े दे रखे हैं इसमें, क्योंकि ये पेपर ओल्ड है इसलिए। तो निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो जो अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है, यहाँ कुल क्षेत्रफल के 25.14 और इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन तो ये पाए जाते हैं। विश्व के भूगोल की बात करें अगर हम, तो इसमें ब्रह्मांड और सौरमंडल से क्वेश्चन आया था। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे? तो व्हाइट डवार्फ किसके बारे में? तो इसमें हम खगोल शास्त्र में, तो खगोल शास्त्र में हम व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे। व्हाइट डवार्फ क्या होता है ये? तो व्हाइट डवार्फ किसी तारे के जीवन चक्र से जो संबंधित घटनाएं होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं व्हाइट डवार्फ। बस इतना सा ध्यान रख लेना आप लोग। फिर विश्व में सबसे बड़ा केले का उत्पादक राज्य, तो वो है जिम्बाब्वे। ठीक है, जबकि गन्ना उत्पादन में दूसरे तथा तंबाकू उत्पादन में तीसरे। तो केला तथा आम के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, और क्या बोलते हैं, गन्ना उत्पादन में दूसरे तथा तंबाकू उत्पादन में तीसरे। तो आप लोग बाकी जो इंपॉर्टेंट फसलें भारत की दे रखी है उसमें सिलेबस में, उनके क्या बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक भी आप याद कर लेना, यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आती है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वो है 40%। ठीक है, लगभग 43% है, लेकिन इसमें वो दे रखा है। और दूसरे नंबर पर क्या बोलते हैं बंगाली बोली जाती है, और तीसरे पर मराठी बोली जाती है। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो जो भारत का महिला साक्षरता है, तो क्या बोलते हैं वो न्यूनतम किस में? तो वो है बिहार में। ठीक है, तो भारत में बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है, तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है? तो वो 26% है। चलिए, ये ध्यान रखना। फिर भारत की जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत शहरी आबादी है? तो 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, अब ये तो 2000 क्या बोलते हैं 2003 का है, तो ये तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम पर 2001 की जनसंख्या वाले डाटा थे। अभी हम कौन सा याद करेंगे? तो 2011 वाला। तो 2011 की भारत की जनसंख्या 31.1% है। तो अभी हमारी जो शहरी आबादी है वो कितनी है? 31.1% है। चलिए, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात समय सबसे कम है? तो अगर हम क्या बोलते हैं ऐसे बात करें तो 2000 हरियाणा, और इसीलिए क्या बोलते हैं हरियाणा में क्या बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत मोदी जी ने करी थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों, हरियाणा में ओनली 879 है। ठीक है, पंजाब में 895 है, राजस्थान में 928 है, और जम्मू कश्मीर में, ये राजस्थान जरूर याद रखना, राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? तो 9:8 है। उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है महाराष्ट्र की। तो हम क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, फिर महाराष्ट्र की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या, ये सारी जनसंख्या यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे टॉप पर कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश के बाद में आ जाएगा महाराष्ट्र। चलो, विश्व बैंक के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो वो लगभग 6.5 बिलियन थी, लेकिन क्या बोलते हैं, तो ये ध्यान मत रखना, अब लगभग 7.775 बिलियन, और अब तो 8 बिलियन के आगे हो गई है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो संविधान में क्या बोलते हैं भारत और इंडिया दोनों नाम से बोला गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और ये स्टेट्स ऐसे हैं जो टूटेंगे नहीं। ठीक है, और जो अनुच्छेद 1 है ये भाग 1 में लिखा हुआ है, और भाग 1 किससे रिलेटेड है? तो वो संघ और राज्य क्षेत्रों से रिलेटेड है। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो जो वरीयता क्रम है उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो वो आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो अगर हम वरीयता श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर आते हैं उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। ये समकक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं दिया गया है? सूचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार सिर्फ एक RTI एक्ट के तहत बनाया गया है, लेकिन अभी इसको मूल अधिकार में घोषित नहीं किया गया है। चलिए, तो ये ध्यान रखने का। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था? तो कौन सा ऐसा उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ था? तो इनमें से कौन से? तो वो जाएंगे हमारे कृष्णकांत जी। तो डॉक्टर कृष्णकांत ने भारत के 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, और कृष्णकांत भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो इनकी कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में जो कृष्णकांत थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो सके, जबकि जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे जस्टिस M हिदायतुल्लाह, ये 2 बार जुलाई से अगस्त
और अक्टूबर 19 में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। 1962 से 67 के बीच में भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति, तो ये सारी जगह पर क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति रहे थे। बाकी आप पढ़ लेना। संघ राज्य संबंध प्रशासन व जम्मू कश्मीर राज्य, तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो वो कौन है, तो वो आपका क्या बोलते हैं, जो महाधिवक्ता है, जो क्या बोलते हैं संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में बनाया गया है। और अगर हम क्या बोलते हैं राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में, लेकिन अगर हम भारत सरकार की बात करें तो उनको क्या बोलते हैं, जो भाग 5 है उसमें आर्टिकल 76 इसी से रिलेटेड है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन, तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2007 में किया गया था। वर्ष 2000 से 2000 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 10वीं योजना में, तो ये भी अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। अब विज्ञान की बात करते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है उस टाइम पर, उसका हो जाता है सफ़ेद रंग। तो लाल, हरा, नीला, ये तीनों रंगों को प्राथमिक रंग कहते हैं। इनके रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग, एक प्राथमिक और एक द्वितीय रंग के जोड़े को एक पूरक रंग, सभी प्राथमिक रंग अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग की प्राप्ति होती है। दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर, तो रिएक्टर पैमाने पर हम क्या मानते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें रिएक्टर पैमाने पर हम क्या मानते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। इसमें 1 से 10 तक जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो लगभग जो 30 डेसिबल ध्वनि है ये उत्पन्न होती है। डेसिबल क्या है, तो ध्वनि को मापने की इकाई है। तो ध्वनि की तीव्रता इसे कंपनशील तो इसमें होती है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की, तो जो क्या बोलते हैं बिल्कुल हैं, तो उसकी बात की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं, विज्ञान की जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 घंटे में यूनिट बिजली खर्च होगी। तो कुछ भी नहीं है, वाट इंटू दिन इंटू घंटा इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दो, 9 यूनिट आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो क्या बोलते हैं वापस से जिनको रिवर्स किया नहीं जा सकता। ठीक है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो दोबारा नहीं हो सकता। जब सब्जी पक गई है तो भाई वो दोबारा से सब्जी थोड़ी ना बन सकती है। जैसे मैंने आलू थे तो आलू से आलू की सब्जी बना दी, तो अब मैं आलू की सब्जी से वापस से आलू थोड़े ना बना सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, सब्जियों को पकाने पर, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, जिसके कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पूर्ववर्ती अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। परमाणु नाभिक किसने खोजा था, तो ये रदरफोर्ड ने खोजा था, ये ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद में निम्न में से वायु का सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं। जनरली हम जल्दीबाजी में CO2 लगाए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन करता है, CO करता है। तो वायु को प्रदूषित करने वाले में CO, CO2, SO2, NO2, O3 का मतलब ओजोन अधिक मात्रा में होते हैं। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो लगभग 100 से भी ज़्यादा पाए जाते हैं, 120 के आसपास कुछ होते हैं। तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। निम्न में से कौन से रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जाता, तो जो खसरा रोग होता है, ठीक है, इसको एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो एंटीबायोटिक्स जीवित सूक्ष्म जीवों के कोशिका भित्ति को नष्ट कर उन्हें मार देता है। क्योंकि खसरा एक विषाणु जनित रोग है और विषाणु में कोशिका भित्ति जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, अतः एंटीबायोटिक्स विषाणु जनित रोगों को ठीक नहीं कर पाता है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो जो हमारे हार्मोन में क्या बोलते हैं, एड्रिनल नामक हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, ये मेडुला नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य रक्तचाप वृद्धि, रुधिर शर्करा वृद्धि, हृदय स्पंदन वृद्धि का निर्माण करना होता है। फिर एक अल्जाइमर, तो अल्जाइमर रोग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो अल्जाइमर रोग से हमारा सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है, मस्तिष्क होता है, मतलब जो भूलने की क्षमता होती है। ठीक है, तो अल्जाइमर रोग 60 से ज़्यादा वाले लोगों को होता है। तंत्रिकाओं से संबंधित मस्तिष्क रोग है। इस रोग का कारण शरीर में पोषक तत्व प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी के कारण मस्तिष्क में इंद्रिय संवेदनाओं को प्रेषित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं तथा कोशिका भित्ति में छिद्र हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम अधिक मात्रा में घिसने लगता है, जो कोशिका को विनिष्ट कर देता है। इससे मस्तिष्क के विशिष्ट कार्य, स्मृति, परिवेश के साथ सामंजस्य, संवेदना ग्रहण तथा प्रतिक्रियाएं आदि प्रभावित हो जाती है। दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर जीवन के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा, तो जो क्लोन होता है, तो क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण होते हैं। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, या क्या बोलते हैं एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, या एक जीव के दो। तो इसमें आंसर क्या आएगा, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। तो लैंगिक विधि से उत्पन्न संतान अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देती है, किंतु क्लोन किसी एक जीवी से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जो सभी संदर्भों में अपने मातृ जीव के समरूप होते हैं, और एक जीव के सभी क्लोन एक समान होते हैं।
रतौंधी, ठीक है। तो जो रतौंधी का कारण है वो कौन सा है, तो विटामिन ए है। जनरली आंखों में क्या बोलते हैं, जो होता है ना रोग, उसको रतौंधी बोलते हैं। तो विटामिन मनुष्य के लिए नियामक आधार है, यद्यपि शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन इनकी शुष्क मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं, तो विटामिन ए से जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है, अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल होता है जो वसा में घुलनशील होता है। अच्छा, वसों में घुलनशील कोल नहीं होता, ठीक है। तो वसा में घुलनशील बी और सी जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब वसा में घुलनशील होते हैं, मोटा मोटा याद रख लेना। फिर विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया रोग होता है, इसे संक्रमण रोधी विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी, बी5 की कमी से पेलेग्रा, बी6 की कमी से एनीमिया, के की कमी से हीमोफीलिया और विटामिन डी की कमी से सूखा रिकेट्स रोग होता है। ये जो एनीमिया रोग है ये आयरन की कमी से भी होता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व, तो जो पनीर होता है ये क्या बोलते हैं, जो हमारे शरीर में नए ऊतक होते हैं उनकी वृद्धि के लिए काम करता है। तो प्रोटीन जटिल पोषक तत्व है जो प्रोटीन की ऊतकों की वृद्धि तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। पनीर छेना की तरह दूध को अम्ल द्वारा फाड़कर दूध उत्पाद है, तो ये पढ़ लेना सच है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम। चलो, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है, तो वो कौन सा है, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। तो चीनी आधुनिक विकसित मानव समूह है और ये सभी क्या बोलते हैं, जीवित हैं। तो ये ध्यान रखना, चीता, शेर तथा बिल्ली प्राणियों का एक ही स्पीसीज, तो हम जो चीनी, अमेरिकी, भारतीय, काले अफ्रीकी सब मनुष्य ही हैं। चलिए, चीता, शेर, बिल्ली एक ही नहीं है, तो ये तो ईजी सा था, बुद्धि का क्वेश्चन था कुल मिला के ये। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन की अगर हम घटक की बात करें तो जो CO2 होती है, जब हम सांस इनहेल करते हैं तो 0.03% और एक्सेल बाहर निकालते हैं तब लगभग 4%। जब हम इनहेल करते हैं तो लगभग 20% और बाहर निकालते हैं तब 16%। इनहेल करते हैं लगभग 0.5% और एक्सेल करते हैं 6.2%। श्वसन क्रिया में कुछ मात्रा में जलवाष्प भी, परंतु नाइट्रोजन की मात्रा 70-80 रहती है। तो बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो जो बाइनरी कोड होते हैं उसमें संख्या 7 कैसे लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है क्या बोलते हैं, 111 के माध्यम से। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो हम इन पे नहीं जाते हैं कि कैसे बाइनरी नंबर लिखे जाते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग, तो CD क्या होता है, तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IP इंटरनल पोर्ट, LAN लोकल एरिया नेटवर्क और CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। लोकसभा में अब हम आते हैं जो राजस्थान के GK से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लोकसभा में कितने राजस्थान राज्य के लिए, तो लोकसभा की सीटें कितनी हमारे यहाँ पर 25, विधानसभा की कितनी है 200, तो राज्यसभा की और राज्यसभा की कितनी है 10। तो ध्यान रखना, लोकसभा की हमारे यहाँ पर सीटें कितनी है 25, विधानसभा की कितनी है 200 और क्या बोलते हैं जो राज्यसभा है इसकी कितनी है, इसकी है 10। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,000, तो 3,42,000 से 3.4 लाख ही आएगा। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा है। इस राज्य की जनसंख्या और जनसंख्या की दृष्टि से हम 8वां हैं, ठीक है, और हमारी जो जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। चलिए, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग, तो लगभग 2/3 भाग, ठीक है। तो लगभग कितना परसेंट है, 61% क्या बोलते हैं हमारा जो मरुस्थल है वही है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें है ही सही। निम्न खनिजों में किसमें राजस्थान को देश का एकाधिकार प्राप्त है, तो सीसा जस्ता में क्या बोलते हैं हमें एकाधिकार प्राप्त है। राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय, खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। चलिए, बाकी खनिजों के बारे में आप नए में जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें देखना। राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है, तो ये तो सभी जानते हैं, खेतड़ी झुंझुनू में है। तो जो अलोह धातुओं में तांबा बहुत ही लचीला और विद्युत की उत्तम सुचालक धातु है। राजस्थान में तांबे की खानें झुंझुनू जिले में खेतड़ी, सिंगाना तथा अलवर जिले में खोदरीबा में स्थित है। खेतड़ी सिंगाना राजस्थान का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। खेतड़ी की खानों में हिंदुस्तान तांबा निगम द्वारा तांबा निकाला जाता है। खेतड़ी में ही तांबा शोधन संयंत्र भी लगा हुआ है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सांगवान के वन पाए जाते हैं, तो वो दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। तो जो राजस्थान का संपूर्ण देश की तुलना में वनों का आच्छादित प्रदेश बहुत कम है। राजस्थान के ओनली 9.4, अभी इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति कराती है, तो वो बनास है, ठीक है। तो चंबल नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मऊ के निकट की जानापाऊ पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान के 84गढ़ जिले के निकट प्रवेश करके
कोटा, बूंदी, माधोपुर में प्रभावित होते 135 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। राजस्थान में संकीर्ण घाटी से प्रभावित होने वाली नदी, इस पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज राजस्थान के लिए सिंचाई का सर्वाधिक पानी तथा जल विद्युत, बनास, कालेसिन तथा पार्वती चंबल की सहायक नदियां हैं। तो माही नदी मध्य प्रदेश की महू की पहाड़ियों से निकलकर बांसवाड़ा, इस नदी का अधिकांश अपवाह क्षेत्र गुजरात में। तो ये ध्यान रखना। साबर नदी, तो राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो कोटा में किया गया है, राउतबाटा नाम के स्थान पर, कनाडा के सहयोग से किया गया है। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, तो वो जैसलमेर में है। देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हम बाजरे का, बाजरा। और अभी मिलेट्स ईयर भी चलाया गया है, इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर 2023 क्या बोलते हैं इसी को, वो चीज़ किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मिलेट्स के बारे में पूछ सकता है इस बार। फिर आगे चलते, निम्न में से कौन सा राजस्थान का शहर सबसे सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चित्तौड़गढ़। राजस्थान राज्य में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादन सीमेंट है। अपना गांव अपना काम, अब ये उस टाइम की योजना होगी 1991 की, अभी कोई काम की नहीं है। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है, तो राजस्थान का जो क्या बोलते हैं सी बीकानेर है, वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय है। बीकानेर में मोहनलाल मुखाड़िया, उदयपुर में भी है, जयपुर में भी है, और वनस्थली विद्यापीठ टोंक में भी है। तो अब ये टोंक में भी हो गई, लेकिन उस टाइम पर नहीं था। चलो, किस क्षेत्र में, चलिए तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बीकानेर में है। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, तो खेलों में श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है। राजस्थान में UNFPA परियोजना का उद्देश्य संबंधित है, तो वो, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है, तो दो ही हैं, अलवर और भरतपुर। तो इसमें अलवर दे रखा है, तो अलवर आंसर मान लेंगे। चलिए, राजस्थान के अलवर जिले के अलवर, राजगढ़, तिजारी, किशनगढ़ तथा मुंडावर तहसीलें, ये सभी क्षेत्र राष्ट्र। फिर निम्न में से राजस्थान के किस जिले में गेहूँ, तो गेहूँ होते हैं गंगानगर में। तो राजस्थान के गेहूँ के गंगानगर में होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर वो जो इंदिरा गांधी नहर सिंचाई योजना है उसके कारण। कौन सा अर्ध दुर्लभ या दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है, तो सुलेमानी पत्थर जो होता है वो हमारे यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा संगमरमर, पन्ना, तांबड़ा, नमक, चूने का पत्थर, फ्लोराइड, बेराइट, ग्रेनाइट, सिस्ट, क्वार्ट्ज, स्लेट, बालू का पत्थर, घिया पत्थर, बॉक्साइट, खड़ या स्लाइट, बहुत सारे पाए जाते हैं। और टसर विकास कार्यक्रम बांसवाड़ा, कोटा के अलावा कहाँ चल रहा है, तो उदयपुर में चल रहा है। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब जाता है, तो अब ये बदल गए हैं, तो अब इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, तो वो जयपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जयपुर में मीनाकारी गहने, पीतल धातु के बर्तन निर्माण, रत्न उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर की नौरंगी जूतियाँ विश्व प्रसिद्ध है। जिंक के खिलौने तो उदयपुर, अब्रक ईंट उद्योग के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो वो दूसरा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा जोधपुर। पहला कौन है, जयपुर। ठीक है, तो राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित हो, तो विंध्य पठार हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व में। ठीक है, अगर दक्षिण पूर्व की बात करें तो जैसे मान लें अगर ये राजस्थान है तो क्या बोलते हैं, ये हो गया नॉर्थ वाला पार्ट, सॉरी साउथ वाला पार्ट मतलब दक्षिण वाला पार्ट, और ये हो गया आपके क्या बोलते हैं पूर्व वाला पार्ट। तो जो यहाँ पर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ वाला एरिया है वो हो जाएगा इसमें। चलिए, इसे आड़ोती का पठार भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है, तो वो हो जाएगा गंगानगर। ठीक है, अब तो अशोक जी ने 50 जिले बना दिए भाई, क्या ही होगा पता ही नहीं चल रहा। तो राजस्थान का गंगानगर, श्री गंगानगर शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है। जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान से लगने वाली सर्वाधिक है। बीकानेर जिले की सीमा भी पाकिस्तान से बनती है, और हम 1070 किलोमीटर की बनाते हैं। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को किस नाम से जाना जाता है, तो पीले पत्थर की खान जैसलमेर में है। चलिए, कौन सा राजस्थान का क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से, तो इंदिरा गांधी नहर से उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है, अगर हम बात करें, अगर हम राजस्थान दोबारा से बनाएं तो ये जो वाला एरिया है यानी उत्तर और पश्चिम वाला जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगा, जिसमें श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये सब हो जाएंगे। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है, तो ये ऊन का सबसे ज़्यादा भारत उत्पादक है। राजस्थान का प्रसिद्ध मेला किस माह में लगता है, तो नवंबर में। राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर महामेला है ये लगता है तो नवंबर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये लगता है। राजस्थान में किस जनजाति की सर्वाधिक संख्या है, तो भीलों की सर्वाधिक संख्या है। बांसवाड़ा जिलों में राजस्थान विचारधारा की, लेकिन अब क्या बोलते हैं, शायद मीणाओं की हो गई है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा मीणा पाए जाते हैं। चलिए, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला, तो ये सबसे पहले बूंदी में शुरू हुई थी, राजपूती कला। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, तो राजस्थान नाम इसको दिया गया था 1 नवंबर 1956 को।
राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो ये जो कछवा वंश थे, इन्होंने जयपुर रियासत पर शासन किया था। और जय सिंह ने क्या बोलते हैं जयपुर बरसाया था। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई समुदाय किस लोक देवता तो वो जाम्बो जी की जो क्या बोलते हैं तो जम्ब सागर इन्हें बोला जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री तो ब्लू पोट्री क्या बोलते हैं, उद्भव कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्भव पर्शिया से हुआ था। ठीक है, चलिए अगर हम आगे देखें तो जो राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री दस्तकारी का उद्भव पर्शिया से होता है। मुगल बादशाहों के समय प्रचलित हुई ये दस्तकारी महाराज सवाई जयसिंह के समय जयपुर में प्रचलित हुई। आमार के मानसिंह महल, रामबाग होटल, उदयपुर के मेलों टाइलों में ब्लू पोट्री देखी जा सकती है, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई के लिए माना जाता है? तो सांगानेर। राजस्थान का जो सांगानेर है वो बेल बूटों की छपाई के लिए माना जाता है, तो सांगानेर प्रिंटिंग प्रेस भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे आपको? तो वो जैसलमेर का जो किला है उसके बारे में कहा जाता है। चलिए फिर क्रिकेट का आगामी विश्व कप। अब जैसे ये तो उस टाइम की बात है, लेकिन अभी जो आने वाला विश्व कप है ये कब होगा? तो भारत में होगा। इसका फाइनल वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। नरोदा पटिया, अब ये उस टाइम की कोई होंगी, अबू निदाल, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया? तो जून 2002 में। तो अभी क्या बोलते हैं राष्ट्रपति के, पूछ सकते हैं ये कि भाई राष्ट्रपति कब बना था हमारा। और देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार बीबी पटेल थे। ठीक है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट सर्वेक्षण 2002, अब कोई मतलब नहीं है 2002 वाले सर्वेक्षण से। फिर अब ये विविध में आते हैं। विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है चाइनीज। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले पर अंग्रेजी है। तो वर्तमान में जो चाइनीज है ये है। किस वर्ष सोवियत संघ, तो 1991 में जब क्या बोलते हैं ये टूटा था, तो ठीक इससे बहुत सारे देश बने थे जिसमें से रूस भी एक था। मधुबनी लोक कला, तो मधुबनी क्या बोलते हैं बिहार से संबंधित है, सभी जानते हैं मिथिला की। चलिए कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा, तो कहाँ से थे ये? तो पंजाब से थे ये। चलिए संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्य कितने? तो 5 है। आप सभी को उनके नाम भी पता ही होंगे, कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा आप सभी। चलिए तो इसके नाम कौन हो जाएंगे? तो ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन और क्या बोलते हैं यूएसए हो जाएगा। झारखंड राज्य की स्थापना तो ये 2000 में होती है, तो अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, तो वो होता है कमांडर। चलिए तो अगर सेना की आपको वो पढ़नी है तो ब्रिगेडियर या एयर कमांडर होता है। ब्रिगेडियर थल सेना को, एयर कमांडर वायुसेना का। फिर कमांडोर जो जल सेना में या कर्नल थल सेना में। ग्रुप कैप्टन होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर स्क्वाड्रन लीडर होता है, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर होता है। तो ऐसे ये हायरार्की चलती जाती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1 जून 1945 को मुंबई में बनाया गया था। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो वो उत्तर प्रदेश था, सरोजिनी नायडू। तो जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी थी। दूसरी महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सत्यपति उड़ीसा की। तीसरा महिला मुख्यमंत्री गोवा, अब ज़्यादा याद नहीं करने। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्कूल है। ठीक है। स्वर्ण कमल पुरस्कार तो अब कोई काम का नहीं है, फिर भी याद रखना कि सिनेमा के थिएटर में दिया जाता है। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्गत किए गए थे भगवान कृष्ण के जीवन से। शक संवाद के आधार पर राजस्थान 22 जून तथा 23 जून के मध्य किस, तो ये आषाढ़ महीने में हम चले जाते हैं। तो ये हो गया। अब अगले वीडियो में हम 2006 से 2007 के बीच की वीडियो करेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉच इट।